फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है कैसा मिलेगा जीवन साथी। शादी के बाद चमकेगा भाग्य या बढ़ेगा संघर्ष। इस वीडियो में मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि आप अपनी कुंडली के 7वें भाव से कैसे जान सकते हैं कि आपका होने वाला जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव, रूप, रंग और करियर किस प्रकार का होगा। तो ये मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पे, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये है आपका 7वां भाव। ये है आपके विवाह का भाव। यहाँ से हम देखते हैं जीवन साथी किस प्रकार का होगा। उस 7वें भाव की चर्चा मैं प्रत्येक ग्रह के साथ करूंगा और उपायों की बात भी करूंगा, और आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव होगा। शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा या आपका संघर्ष बढ़ेगा, इस बारे में भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो यदि आपके 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि है उच्च राशि सूर्य की, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या सूर्य आपका सब राशि में बैठा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है सूर्य यहाँ पे, तो ये सूर्य की सब राशि है। या सूर्य अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, धनु राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो भी सूर्य आपको यहाँ पे उत्तम फल प्रदान करता है। परंतु यदि सूर्य यहाँ पे तुला राशि में बैठा हुआ है अपनी नीच राशि में, तो आपको बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और फिर मैं उसके उपायों की बात भी करूँगा। पहले हम चर्चा करेंगे, यदि सूर्य आपका अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो आपका जीवन साथी बहुत स्वाभिमानी और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। वह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत सजग रहेगा, अपना अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आपको उसके साथ मान सम्मान देकर ही बात करनी होगी। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट ना करे, नहीं तो आपके लिए ये नुकसानदायक होगा, आपके भाग्य के लिए भी। उसके आने से आपके जीवन में धर्म और मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और आपके जीवन में यदि आप धर्म से नहीं जुड़े हुए थे तो धर्म से जुड़ोगे। जीवन साथी का जो शारीरिक जो है गठन है वो बहुत आकर्षक होगा, तेजवान होगा और प्रभावशाली होगा। उसकी आंखों में एक विशेष चमक और एक विशेष आत्मविश्वास होगा। वह किसी के अधीन होकर के काम करना पसंद नहीं करता, स्वतंत्रता प्रिय रहता है। वह किसी कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखेगा। उसकी जो बैकग्राउंड है वह रॉयल होगी, उसके परिवार का समाज में अच्छा रुतबा होगा, अच्छे कनेक्शंस होंगे। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, अपने सिद्धांतों को मान के चलेगा, उन पे चलेगा। आप यदि कहोगे कि उनसे समझौता करे सिद्धांतों से, तो वो सिद्धांतों से समझौता बिल्कुल भी नहीं करेगा, और उसके सिद्धांत भी सही होंगे, गलत नहीं होंगे। उसका जो स्वभाव है स्पष्टवादी, ईमानदार और न्यायप्रिय और चरित्रवान होगा वह व्यक्ति। आपका जीवन साथी चरित्र में नंबर 1, उस पर आप 1% भी शक करने की कोशिश भी ना करें, सोचे भी ना। विवाह के पश्चात आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपका जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला हो सकता है या प्राइवेट नौकरी में भी होगा, तो उच्च स्तर की नौकरी में होगा।
और यदि वह हाउस वाइफ है, आपकी पत्नी है और हाउस वाइफ है, तो भी वह अपने घरेलू कार्यों में बहुत ही निपुण होगी, घर को पूरा संभाल के चलेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके घर की व्यवस्था को चलाएगी। आपका जो जीवन साथी है वो अच्छा सलाहकार होगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको देगा। कोई भी परेशानी हो, कुछ हो, समस्या आपके जीवन में हो, तो आप उससे कंसल्ट करें, उससे बातचीत करें, अपनी समस्या को बताएं उसके सामने, तो वह आपको एक सही रास्ता दिखाने की क्षमता रखेगा। क्योंकि सूर्य एक राजा है, एक राजा एक राज भी चलाता है, देश भी चलाता है, तो उसके अंदर क्षमता भरपूर रहेगी, आंतरिक क्षमता उसके अंदर रहेगी, चाहे वो हाउस वाइफ भी क्यों ना हो। उसको आप कम आकलन ना करें उसका, इस बात के ऊपर। परंतु यदि सूर्य आपका तुला राशि में बैठा हुआ है नीच की अवस्था में, तो आपका जो जीवन साथी है वो अहंकारी होगा, बेवजह जिद पे अड़ सकता है और सही निर्णय लेने में उससे देरी हो सकती है या गलत निर्णय भी ले सकता है। आपके जीवन में मानसिक तनाव और कलह, ये चीज़ें बढ़ जाती है शादी के बाद, और आपके जीवन साथी की आँखों में समस्या हो सकती है या सिर दर्द हो सकता है, और उसके आत्मविश्वास में भी कमी होगी। उसका जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा, बुझा बुझा सा होगा। तो आपको उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। परंतु यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सप्तम भाव में सूर्य तुला राशि नीच राशि में बैठा हुआ है, परंतु गुरु की दृष्टि पड़ रही है या शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो शुरुआती संघर्ष के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे समझ जाएगी, इतनी समस्या नहीं होगी फिर। और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, भगवान ना करे, तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। फिर वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि नौबत तलाक तक भी आ जाती है, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़ेगा आपका जीवन साथी, और उसका गलत होगा फैसला, गलत सिद्धांत होंगे उन पर वो अड़ जाएगा कि मैंने जो कह दिया वही अंतिम है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन जो है टूटने के कगार पे भी आ जाता है। तो आपको ऐसे में कुछ उपाय करके अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है। तो आप तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिला लें और गुड़ और लाल फूल डाल लें और सूर्य को अर्घ्य दें, तो उससे आपको लाभ होगा। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को गुलाब के फूल चढ़ाए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वह सुखी रहे। और ये उपाय आप दोनों अगर करते हैं तो जल्दी आपको प्रभाव मिलेगा देखने को। और यदि आपकी पत्नी या आपका जीवन साथी नहीं करता है तो आप भी यह उपाय करके अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। और आपको संयम से काम लेना होगा ऐसे में। अब मैं बात करूंगा चंद्रमा की। यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा यदि उच्च राशि में बैठा हुआ है, वृषभ राशि है 2 लिखा हुआ है, उच्च राशि है चंद्रमा की, बहुत बेहतरीन है। या अपनी सब राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में 4 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। या अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, बुध उसका मित्र है, तो कन्या राशि में बैठा हुआ है 6 लिखा हुआ है और वहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा। या मिथुन राशि है 3 लिखा है, वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। या अन्य राशि भी है, जैसे धनु राशि है,
और मीन राशि है, ये गुरु की राशि है, 9 या 12 लिखा हुआ है। मेष राशि है मंगल की, इसमें बैठा हुआ है तो भी अच्छा है, कोई चंद्रमा की दुश्मनी किसी से नहीं है। परंतु यदि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो वहाँ चंद्रमा नीच का प्रभाव देता है, वो स्थिति खराब हो जाती है। यदि आपका चंद्रमा मजबूत अवस्था में बैठा है, बढ़िया है, अच्छी राशि सब राशि में बैठा हुआ है, अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो आपका जीवन साथी देखने में बहुत सुंदर, आकर्षक और सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जैसे एक अच्छी रानी होती है, अच्छी रानी कैसी होगी? देखने में भी सुंदर है, आकर्षक है, व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली है, और जनता के बीच में जाती है तो जनता से किस प्रकार बात करती है, व्यवहार कुशलता होगी उसके अंदर, और दयावान होगी, दया। और ऐसे जो जीवन साथी है वो आपका बहुत अत्यधिक भावुक किस्म का होगा, दूसरे की देखभाल करने वाला, दया रखने वाला दूसरों पे, और कला के प्रति रुचि रखने वाला होता है। क्रिएटिविटी उसके अंदर भरपूर मिलेगी, संगीत में या और जो कलाएं हैं, हाथ की कलाएं हैं, उसमें वो बहुत निपुण होता है। वह आपकी भावनाओं का भी बहुत सम्मान करने वाला होगा, परिवार के साथ मिल के चलने वाला, और जो आपके परिवार में जो रिश्तेदार भी है उनके साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, कहीं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी सोच से भी ऊपर आपका जीवन साथी होने वाला है। विवाह के बाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। और यदि आपका जो व्यवसाय है जनता से रिलेटेड है, पब्लिक डीलिंग वाला है, तो बहुत सफलता मिलती है, अपार ऊंचाइयों पर आप जाएंगे। परंतु यदि अन्य क्षेत्र में भी आपका व्यापार है या साझेदारी है, तो उसमें भी आपके लाभ में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ आपको विवाह के बाद मिलेगा, और आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में रहता है तो व्यक्ति का जीवन समझ जाता है, तो पॉजिटिविटी घर में रहने वाली है। परंतु यदि चंद्रमा आपका नीच राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो जीवन साथी आपका अत्यधिक भावुक होगा, परंतु वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएगा, मन में बातें छिपा के रखेगा, उसका व्यक्तित्व भी बहुत रहस्यमय होगा, और उसके मन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी एकदम शांत हो जाएगा, कभी एकदम गुस्सा आ जाएगा, वह अपने मन पर काबू नहीं रख पाएगा, बेवजह आप पे शक करेगा, वैवाहिक जीवन में आपके गलत फहमियाँ पैदा होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। परंतु यदि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो विवाह आपका टूटेगा नहीं। शुरुआती संघर्ष के बाद विवाह आपका संभल जाएगा, रिश्ता संभल जाएगा, और आपको पेशेंस से काम लेना होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें सुधर सकती है, उपाय करें आप तो आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। फिर भी नहीं तो परेशानी तो इसमें आनी होती है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आपको। उपाय के तौर पे आप शिव उपासना करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। चंद्रमा को अर्घ्य दे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध और जल अर्पित करें। चांदी के गिलास में पानी पिए या सीधे हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें तो स्थिति आपकी काफ़ी समझ जाएगी। अब बात करूंगा मंगल की। यदि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का जीवन साथी आपको मिलेगा और क्या आपका भाग्य चमकेगा शादी के बाद या संघर्ष का करना पड़ेगा सामना। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, यदि मंगल आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो आप मांगलिक हो।
तो आपको अपना जीवन साथी या तो मांगलिक ही चुनना चाहिए, या आपका मंगल दोष आपकी कुंडली में किसी कारण से कैंसिल हो रहा है। जैसे गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि आपके मंगल पे पड़ रही है, या गुरु स्वयं मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो भी मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। या नवमांश में आपकी मंगल की स्थिति बदल गई है, वो सप्तम भाव में नहीं बैठा हुआ है, मांगलिक नहीं योग बन रहा वहाँ पे, तो आंशिक मांगलिक हो जाता है। फिर उसमें आप आंशिक मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं, या नॉन मांगलिक से भी कर सकते थे। या यदि आपके जो होने वाला जीवन साथी है उसकी कुंडली में सप्तम भाव में ही कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, शनि राहु केतु या सूर्य जैसा, तो भी मंगल दोष यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपकी जो एनर्जी है वो संतुलित हो जाती है दोनों की। तो इस प्रकार ये विवाह किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल यदि आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो यदि उच्च राशि में बैठा है या सब राशि में बैठा हुआ है, मंगल यदि सब राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, तो सब राशि में मंगल मजबूत होता है, शुभ होता है। या मंगल आपका उच्च का होके बैठा हुआ है मकर राशि में, तो भी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। या मंगल अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, धनु राशि में बैठा हो, मीन राशि में बैठा हुआ है, तो भी काफ़ी शुभ होता है। या मंगल शुक्र की राशि में भी बैठा हुआ है, वृषभ राशि में, तुला राशि में, तो भी ठीक रहता है, कोई परेशानी नहीं है। परंतु यदि मंगल आपका नीच का होकर बैठ जाता है, कर्क राशि में बैठ जाता है, तो ये फिर कष्टदायक हो जाता है, तो फिर इसके उपाय करने पड़ते हैं। तो फिलहाल पहले मैं बात करूंगा, यदि मंगल आपका शुभ अवस्था में बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो आपका जीवन साथी अत्यधिक ऊर्जावान, निडर, साहसी, किसी भी कार्य को तुरंत करने वाला, आलस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा गर्म हो सकता है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है, और उसे गुस्सा भी आ सकता है। परंतु यदि मंगल शुभ है तो जो गुस्सा करने वाली बात है उसी पे वो गुस्सा करेगा, बिना बात के गुस्सा नहीं करेगा वो। यदि मंगल नीच का है, अशुभ है, तब वो बिना किसी बात के भी गुस्सा कर सकता है, झुंझला सकता है, किसी पे हाथ उठा सकता है। यदि आपका मंगल मजबूत है तो आपका जीवन साथी गुस्सा करेगा तो किसी जायज़ बात पे, और वह बहुत स्पष्टवादी होगा, अपनी बात को घुमा फिरा के नहीं कहेगा, सीधी कहेगा, चाहे दूसरे को, सामने वाले को बुरी लग जाए। और हमेशा अपनी बात ऊपर रखने का उसका अपना सोच होती है कि वो अपनी बात हमेशा ऊपर रखे, क्योंकि मंगल एक सेनापति है, वो दबाव पसंद नहीं करता, वो अनुशासन पसंद करता है कि हर चीज़ तरीके से होनी चाहिए, सलीके से होनी चाहिए, और कद काठी भी उसकी मजबूत होगी, और उसकी जो बॉडी है वो एथलीट हो सकती है, एथलेटिक बॉडी जैसे एक खिलाड़ी की होती है, और तेज तरार आंखें। परंतु यहाँ पे पति पत्नी का जो शारीरिक जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत रहती है, भावनात्मक रिलेशनशिप भी आपकी वो मजबूत रहेगी, उसमें किसी प्रकार की यहाँ पे कमी नहीं होगी। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपका जीवन साथी किसी जो फिजिकल जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ऐसे क्षेत्रों में जा सकता है, जैसे पुलिस में, सेना में, या खेल कूद में, या ऐसे क्षेत्र में जा सकता है जहाँ पे शारीरिक मजबूती की आवश्यकता है, क्योंकि उस शरीर से उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। और यदि आपका मंगल नीच राशि में है और दोष कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो आपको उपाय करने चाहिए।
हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और हनुमान जी को मंगलवार को शनिवार को सिंदूर चढ़ाए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मंगलवार का व्रत करें, नमक ना खाए उस दिन, और मंगल का दान करें, मसूर की दाल का दान करें, खांड का दान करें, तांबे के बर्तन का दान करें, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अब मैं बात करूंगा बुध की। यदि सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ है तो बुध एक राजकुमार है। आपका जीवन साथी कम उम्र का हो सकता है, अधिक बोलने वाला हो सकता है, चंचल होगा, कैलकुलेटिव माइंड का होगा, हिसाब किताब लगाने में नंबर 1, फैशन की समझ, फैशनेबल होगा, उसे अच्छा फैशन कैसे करते हैं उसे समझ होगी, टिप टॉप रहेगा, अधिक बोलेगा परंतु समझदार होगा, हाजिर जवाब होगा, हर बात का जवाब उसके पास हो सकता है, बुद्धि उसकी बहुत तीव्र होती है, उसकी जो सोच है वो आधुनिक होगी और प्रैक्टिकल होगी, और हर चीज़ में वह कैलकुलेटिव होगा, हिसाब लगाएगा हानि और लाभ का। हर काम करने से पहले वो उसके परिणाम को हानि और लाभ के तराजू में तोल सकता है। अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है वो, क्योंकि बुध व्यापार की बात करता है, या बैंकिंग फाइनेंस में जा सकता है, शिक्षक प्रोफेसर ऐसे फील्ड में जा सकता है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। शादी के बाद आपके जीवन में भी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी भी तार्किक क्षमता शक्ति मजबूत होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो शादी के बाद आपके व्यापार में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्य बुध के कारण यहाँ पे मजबूत होगा। यदि नीच अवस्था में है बुध तो आपके बीच में गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, आपका जीवन साथी जो है स्वभाव से चालाकी भरा हो सकता है, उसकी दोहरी मानसिकता हो सकती है, उसको स्किन की समस्या हो सकती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या सामने आ सकती है। और ऐसे में फिर आपको उपाय करने पड़ेंगे। गणेश जी की पूजा करें, बुधवार को लड्डुओं का और दुर्वा घास का भोग लगाए, गणेश जी की आरती करे, गणेश चालीसा पढ़े, अपनी बहन मौसी बुआ इनका सम्मान करें, इनको उपहार दे, इससे भी आपका जो बुध की जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त होगी। और पक्षियों को हरी मूंग दाल का दाना खिलाए। यदि गुरु बैठा हुआ है सप्तम भाव में तो किस प्रकार का जीवन साथी होगा, अब उसकी चर्चा करेंगे। और शादी के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी या होगा संघर्ष, इस बात की चर्चा मैं करूँगा। गुरु यदि उच्च का होकर बैठा हुआ है, जैसे कर्क राशि में बैठा हुआ है तो गुरु उच्च का होता है, 4 नंबर लिखा हुआ है गुरु बैठा हुआ है, गुरु उच्च का है। या गुरु सव राशि में बैठा हुआ है, धनु राशि में, मीन राशि में 9 लिखा है, 12 लिखा है, वहाँ गुरु बैठा हुआ है तो भी गुरु अच्छे फल देता है। या मित्र राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में, या मेष राशि में बैठा मंगल की राशि में तो गुरु अच्छे फल देगा। या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है मंगल की राशि में, अच्छे फल देगा। परंतु गुरु यदि मकर राशि में बैठा हुआ है नीच का होकर के, शनि की राशि है मकर राशि, तो ये अच्छे फल नहीं देता है, वहाँ कमज़ोर हो जाता है। परंतु यदि शुक्र और बुध जो शत्रु राशि मानी जाती है उसमें बैठा हुआ है तब भी गुरु यहाँ पे असहज हो जाता है। शुक्र जो है गुरु की शत्रु राशि है, शुक्र की राशि जैसे वृषभ राशि है या तुला राशि है, ये शत्रु राशि मानी जाती है गुरु की। या बुध की राशि है कन्या राशि, मिथुन राशि, इसमें गुरु जो है असहज होता है, वो संघर्ष देता है शुरू में। जैसे अब शुक्र की राशि में गुरु बैठा हुआ है तो विवाह होगा, परंतु जो विवाह का जो शुरुआत का जो समय है
वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है। यदि गुरु वक्री होगा तो वो और ज़्यादा चेष्टा बल होता है उसके अंदर, तो आपस में संघर्ष रहता है, उतार चढ़ाव रहता है कि उसमें आपको समय लग जाएगा अपने जीवन साथी से एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि गुरु आपका यहाँ पे शत्रु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। क्योंकि शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पे गुरु जो है असहज हो जाते हैं, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु है, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है। तो दोनों की एनर्जी आपस में भिड़ जाती है। और यदि गुरु आपका शुभ अवस्था में है, मजबूत होकर बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा है, सब राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। जीवन साथी नैतिक मूल्य वाला होता है, परंपराओं को मानने वाला, परिवार को साथ लेके चलने वाला, बड़ों का मान सम्मान करने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला, इस तरह का जीवन साथी होता है। और अच्छा सलाहकार, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला, ऐसा जीवन साथी फिर मिलता है यदि गुरु आपका शुभ अवस्था में बैठा हुआ है। उसका स्वभाव बेहद गंभीर होगा, धैर्यवान होगा और शांत प्रवृत्ति होगी उसकी। जो चेहरा है उसका वो धीर गंभीर होगा और व्यक्तित्व भी उसका धीर गंभीर प्रकार का व्यक्तित्व होता है, जैसे एक गुरु का होता है। और उसकी जो दी हुई सलाह वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शरीर थोड़ा भारी हो सकता है, चेहरे पर एक प्रकार प्राकृतिक तेज और गंभीरता होती है। ऐसे जीवन साथी शिक्षा में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, वकील हो, जज हो, इस तरह के कार्य में जा सकते हैं। कथावाचक भी हो सकते हैं, या एनजीओ के संचालक हो जाते हैं कई बार। और धार्मिक जो है गुरु भी हो सकते हैं बड़े, इस तरह का उनका कार्य होता है। और विवाह के बाद आपके कैरियर में ज़बरदस्त उछाल आता है, क्योंकि गुरु प्रॉस्पेरिटी का कारक है। आपके जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें तेज़ी से वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी समाज में। और जो यहाँ जो गुरु बैठा हुआ अपनी जब शादी के बाद वो एक्टिव हो जाएगा, और जो उसकी जो 3 दृष्टियाँ है उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो पहले तो जो है 5वीं दृष्टि है, वो आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, लाभ भाव पे, लक्ष्य पूर्ति का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। शादी के बाद आपकी जो इच्छाएं थी कार्य क्षेत्र में या घर के किसी मामले में कोई जो इच्छाएं थी, वो इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से कराएगा। फिर लाभ, कहीं आपका पैसा अटका हुआ था तो लाभ होगा आपको, या आपकी नौकरी में प्रमोशन होगी उससे लाभ होगा, क्योंकि ये लाभ का स्थान है, उस पर गुरु देख रहा है। अब जब 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेगा, तो लग्न भाव को देखेगा तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका जो व्यक्तित्व है उसमें वो गंभीरता लाएगा। आपके विचार अच्छे होंगे, सात्विक होंगे, आप अच्छी सलाह लोगों को दे पाएंगे, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यदि 9वीं दृष्टि की बात करें तो 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी, तृतीय भाव पे, 7, 8, 9, ठीक है, तृतीय भाव पे पड़ेगी। तृतीय भाव आपका पराक्रम का भाव है, साहस और पराक्रम का भाव है। तो साहस और पराक्रम में आपके वृद्धि कराएगा ये। साहस और पराक्रम भी इस तरह का साहस पराक्रम की मैं बात करूँगा कि जो पॉजिटिव वे में होगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में किसी को जाके गोली मार दी, साहस पराक्रम बढ़ गया, नहीं। वह अच्छाई के रास्ते पे चलेगा,
वहाँ पे साहस और पराक्रम दिखाएगा। जैसे सामाजिक बुराई है उसके खिलाफ लड़ना, तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव पराक्रम और साहस यहाँ पे गुरु आपके वृद्धि करेगा शादी के बाद। तो मैंने 5वीं दृष्टि की बात की, फिर 7वीं की करी, फिर मैंने बात करी 9वीं दृष्टि की। अब मैं बात करूँगा यदि आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, क्योंकि शुक्र जो है ये लग्जरी का, प्रेम का, सौंदर्य का, विवाह का, वैवाहिक सुख का, ऐश्वर्य का, इसका कारक माना जाता है। और उससे पहले हम बात करेंगे उपायों की। यदि गुरु आपके सप्तम भाव में बैठा है और किसी प्रकार की परेशानी है, नीच राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी उपायों की बात मैं पहले कर देता हूँ, वो मेरे ध्यान से रह गई है। क्यों गुरु के लिए आपको फिर केले की पूजा करें। वीरवार के दिन केले के पौधे को हल्दी और जो है जल, कच्चा दूध केले के पौधे को चढ़ाए और घी का दीपक जलाए। और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और बच्चों को पढ़ने की पुस्तकें दान करें, इस तरह का आप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जाप भी कर सकते हैं। पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। इससे अगर आपका यदि नीच का है गुरु, तो आप दान जरूर करें पीली वस्तुओं का, उससे आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र का जैसे मैंने बताया, शुक्र प्रेम का, सौंदर्य का और वैवाहिक सुख का, ऐश्वर्य का, लग्जरी का, ये इस चीज़ का कारक है। यह एक बेहद शुभ स्थिति मानी जाती है यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और यदि शुक्र सब राशि में बैठा हुआ है, जैसे वृषभ राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है, इसमें यदि शुक्र बैठ जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। या शुक्र यहाँ पे मीन राशि में बैठा हो, सप्तम भाव में 12 लिखा हुआ है, उच्च राशि होती है इसकी। मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का हो जाता है। या परम मित्र की राशि में बैठा हो, बुध की राशि में, कन्या राशि में, मिथुन राशि में, बहुत बढ़िया है। और मेष और वृश्चिक राशि जो है वो सम राशि होती है। मंगल की राशि सम राशि, ना मित्र ना शत्रु। परंतु यदि कन्या राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में ये नीच का माना जाता है। जो बुध की जो राशि है वो मिथुन राशि में तो शानदार रिजल्ट देता है, परंतु कन्या राशि में नीच का हो जाता है, तो वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। जबकि बुध इसका परम मित्र है, फिर भी कन्या राशि में ये नीच का माना जाता है। हालांकि यहाँ जीवन साथी अत्यधिक भावुक और कामुक हो सकता है यदि मंगल बैठा हुआ है। वो शुक्र जो है मंगल की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र वृश्चिक राशि में, मेष राशि में, तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक और कामुक होता है और पजेसिव होता है अपने रिश्तों को लेकर के, मतलब अपने जीवन साथी को स्पेस नहीं देता फिर वो। ऐसा जीवन साथी मिलता है, उससे भी आप कई बार जो है आपका मन जो है परेशान हो जाता है, तो ये भी मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। और इसकी जो शत्रु राशि है वो है सिंह राशि और कर्क राशि। यदि शुक्र आपका शुभ और मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो जीवन साथी आपका एक दिव्य आत्मा होगा या साक्षात लक्ष्मी होगी। वह केवल बाहर से ही नहीं अपितु दिल से भी बेहद पवित्र, परोपकारी और दयालु होगा। आपसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला होगा। रिश्तों को निभाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। परंतु यदि शत्रु राशि में बैठा हुआ है शुक्र, सिंह राशि में, कर्क राशि में, तो रिश्तों में शुरुआत में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और अगर अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है
तो उसकी आंखों में भी विशेष चमक होगी, गहराई होगी और आकर्षण होगा एक प्रकार का। शादी के बाद आपका जो भाग्य है वो राजाओं जैसा वैभवशाली हो जाता है। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। यदि सप्तम में शुक्र उच्च का है तो ये मालव्य योग का निर्माण करता है। सप्तम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ शुक्र उच्च का होके तो मालव्य योग का निर्माण होता है आपके। और शादी के बाद फिर वो एक्टिव हो जाता है। शादी के बाद फिर आपके पास हर प्रकार के सुख सुविधा, वाहन, आलीशान मकान, समाज में मान सम्मान, उच्च पद और भौतिक सुख, हर तरह की सुख सुविधाएं, एक राजाओं जैसा जीवन फिर आप व्यतीत करते हैं। और आपका जीवन साथी शुक्र के प्रभाव से फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत में, चित्रकारी में, या क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है उसमें, कोरियोग्राफर में, फोटोग्राफर में, होटल मैनेजमेंट में, या कोई ब्रांडेड चीज़ों का व्यापार में, या सौंदर्य प्रसाधन का कोई व्यापार हो, बिजनेस हो, उसमें आपका जीवन साथी कार्यरत हो सकता है। अब हम बात करेंगे शनि की। यदि शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के फल देगा और आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा और आपके जीवन में विवाह के बाद किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। आपका भाग्य चमकेगा या आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। तो हम बात करेंगे शनि की। तो सप्तम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है आपके, तो शनि अपनी सब राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा हुआ है या कुंभ राशि में बैठा हुआ है, 10 या 11 लिखा हुआ है, तो शनि अपनी सब राशि में बैठा हुआ है। सब राशि में बैठा हुआ है तो बहुत मजबूत स्थिति में होती है। या उच्च की राशि में बैठा हो, शनि यदि तुला राशि में बैठा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है कि शनि सब राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा हुआ है। या शुक्र और बुध की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र और बुध को भी शनि अपना परम मित्र मानते हैं। वृषभ राशि में बैठा हो, तुला राशि में तो उच्च का होता ही है, या बुध की राशि है कन्या राशि, मिथुन राशि, इनमें बैठा हुआ हो तो शनि अच्छे फल देता है। परंतु शनि मंगल को, चंद्रमा को और सूर्य को अपना शत्रु मानता है। इन राशियों में यदि शनि बैठता है तो बुरा फल देता है। या शनि मेष राशि में नीच का होता है, मेष राशि में बैठा होगा तो वह बुरे प्रभाव देता है। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। फिर उसके उपाय करने पड़ते हैं, उपाय भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे कि यदि शनि अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है या शनि गुरु के को सम मानते हैं, गुरु की राशि में बैठा है तो सम है, ना तो बुरा है ना अच्छा है, न्यूट्रल है, फिर वो उसकी एनर्जी न्यूट्रल रहती है। और शत्रु राशि में बैठता है तो दिक्कत आती है। यदि शनि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपका जीवन साथी आपसे अधिक उम्र का हो सकता है, पर वह अनुभवी होगा, समझदार होगा, अनुशासित होगा, न्यायप्रिय होगा और सोच समझकर बोलने वाला होगा। ज़्यादा बड़बोला नहीं होगा कि लगातार बोलता जा रहा है। जैसे बुध होता है तो व्यक्ति बहुत बोलता है। शनि यदि है आपके सप्तम भाव में तो आपका जीवन साथी बहुत समझदार और सोच समझकर बोलने वाला होगा। दिखने में वह बहुत साधारण हो सकता है, शालीन होगा, संस्कारी होगा। अपने जीवन में वह नियमों, असूलों और टाइम मैनेजमेंट को बहुत महत्व देने वाला होगा, सिद्धांतों पर चलने वाला होगा। आपका जीवन साथी अपनी मेहनत के दम पे अपने भाग्य का निर्माण करता है, अपने कैरियर का निर्माण करता है। वह न्याय प्रणाली में जा सकता है, प्रशासन में जा सकता है, सरकारी नौकरी है कोई वहाँ जाएगा किसी में, या इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वहाँ जा सकता है, रियल एस्टेट के बिजनेस में जा सकता है, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजमेंट के पद पर जा सकता है, जहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानता है। वह कार्य क्षेत्र में भी और अपने घरेलू क्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने वाला होगा, छोड़ के भागने वाला नहीं होगा। परंतु रोमांस के क्षेत्र में शनि थोड़ी सी कमी करता है
आपका जो जीवन साथी है वो रोमांस में इतना परफेक्ट नहीं होगा, वो ऐसी रोमांटिक बातें नहीं कर पाएगा जो एक शादीशुदा कपल के जीवन में होती है, क्योंकि शनि एक रूखा और व्यवहारिक ग्रह है। आपका जीवन साथी अपना प्यार जताने का उसका तरीका अलग होगा, वह आपको केयर करेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी और आपकी सुरक्षा करेगा, वही उसका प्यार है। और सप्तम भाव का शनि विवाह में अक्सर देरी भी करा देता है। यदि खासतौर पर शनि यदि आपका नीच अवस्था में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा हुआ है या शत्रु की राशि में बैठा है, तो विवाह में बड़ी समस्या आती है। विवाह होते होते कई बार टूट जाता है, छूट जाता है, तो ये समस्या आती है। तो काफ़ी एज के बाद कई बार विवाह 30 साल के बाद ही विवाह हो पाता है। परंतु शादी के बाद आपके जीवन में स्थिरता आएगी, क्योंकि शनि स्टेबिलिटी की बात करता है। विवाह के बाद आप धीरे धीरे अपनी संपत्ति, भूमि, वाहन खरीदने में सफल हो जाओगे। आपकी जो ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो परमानेंट होगी। शनि के कारण आपका जीवन साथी आपको अच्छी सलाह, अपने अनुभव देगा, जिससे आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। और यदि शनि आपका बुरा प्रभाव दे रहा है, विवाह के घर में बैठा हुआ है, नीच अवस्था में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, परेशानी आपको आ रही है, तो आप शनि का दान करें। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, शनि की शिला पर सरसों का तेल चढ़ाए और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए शनिवार के दिन शाम के समय। उससे आपको लाभ होगा। और गरीबों को तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, ब्रेड पकौड़ा वगैरह शनिवार के दिन बांटे। और सरसों का तेल का दान करें, लोहे का दान करें, कंबल का दान करें, काली उड़द का दान करें, तो इससे आपके कष्टों में जो आपको राहत मिलेगी। अब हम बात करूंगा मैं राहु की। राहु यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार से आपका जीवन साथी रहने वाला है। तो राहु जो है, सप्तम भाव का राहु आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक, रहस्यमय और आधुनिक बनाता है। सब परंपराओं को तोड़कर चलने वाला होता है राहु, सारी सीमाओं को तोड़ देता है। आपका जीवन साथी आपकी जाति से अलग हो सकता है, संस्कृति से अलग हो सकता है, आपके पृष्ठभूमि से अलग हो सकता है, आपकी इंटरकास्ट मैरिज कराता है, विदेशी जीवन साथी में मिल सकता है आपको। परंतु वह दिमागी तौर पर बहुत तेज होता है, चतुर होता है और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की उसकी तमन्ना रहती है और उसके लिए वो लगातार प्रयास करता है। इमोशंस की कमी होती है, वो व्यवहारिक ज़्यादा होता है, आधुनिकता की तरफ जाएगा। आपके जो रूढ़िवादी सोच को हटा करके वह आधुनिक विचारों को अपनाने की कोशिश करेगा। आप अपने परिवार के रीति रिवाजों को बीच में लाएंगे तो वो उनको मानने की कोशिश नहीं करेगा, मानेगा नहीं या तर्क वितर्क करेगा, तो उसमें मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव हो सकता है। ऐसा आपका जीवन साथी आईटी सेक्टर में जा सकता है या कंप्यूटर के काम में, इंजीनियरिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में या कंटेंट क्रिएशन के काम में जुड़ा हो सकता है। राजनीति में काफ़ी सफलता हासिल करते हैं, कूटनीति में, शेयर मार्केट में भी जा सकता है। तो आपका जीवन साथी इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो सकता है। यदि राहु आपका मिथुन राशि में है, वृषभ राशि में है, तो हम कह सकते हैं कि राहु आपका उच्च की राशि में बैठा है, उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, शुभ है। तो विवाह के बाद अचानक आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, आपके करियर में उछाल आ सकता है। आपका साझेदारी का व्यवसाय चल रहा है तो उसमें आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आयात निर्यात का यदि आपका बिजनेस है विदेश से, तो उसमें विशेषकर बहुत बड़ा लाभ होता है। तो राहु विदेश से भी लाभ कराता है, वो भी सप्तम भाव का राहु, वो सीधा विदेश से कारोबार कराता है। राहु जहाँ आपके कैरियर के लिए अच्छा होता है, वहाँ रिश्तों में भ्रम भी पैदा करता है, गलतफहमी पैदा करता है।
तो रिश्तों में आपको पारदर्शिता रखनी होगी। और ख़ास तौर पे जब राहु नीच का हो जाएगा तो रिश्तों में गलतफहमी पैदा करते है, शक पैदा कर देता है और आपस में मनमुटाव हो जाता है, रिश्ते टूटने के कगार पे भी आ जाते हैं यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो। उस राशि का स्वामी यदि शुभ स्थान व शुभ स्थिति में हो तो राहु आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। यदि आपका सप्तमेश केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो राहु आपको रातों रात तरक्की भी करा देता है शादी के बाद। परंतु यदि राहु आपका नीच राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में या धनु राशि में बैठा हुआ है, तो नीच का फल देता है, तो विवाह में देरी भी करा देता है। फिर वो गलत फहमियाँ पैदा करेगा, विवाह होते होते टूट जाता है, पहले ही सगाई हुई, विवाह तक पहुंचने से पहले रिश्ता टूट गया, किसी ने कुछ भड़का दिया, रिश्ता टूट गया। विवाह होने में बड़ी परेशानी आ जाती है राहु नीच का होता तो यदि उसकी जो है शुभ ग्रह की दृष्टि है, मैंने जैसे बताया था, या सप्तमेश आपका केंद्रीय त्रिकोण में बैठा मजबूत अवस्था में, तो उसका नीच भंग हो जाता है, तो स्थिति समझ जाती है, परंतु संघर्ष का सामना फिर भी करना पड़ता है। गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह बच जाता है, हो भी जाता है, क्योंकि ये ग्रह फिर संभाल लेते हैं। खास तौर पे शुक्र यदि आपका उच्च का है, मीन राशि में बैठा हुआ है या शव राशि में भी बैठा हुआ है या केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो भी आपका विवाह बच जाता है, क्योंकि शुक्र जो विवाह के सुख की बात करता है। और यदि सप्तम भाव में आपके केतु बैठा हुआ है, तो केतु वैराग्य की बात करता है, अलगाव की बात करता है, डिटैचमेंट की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। और जब केतु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो राहु आपके प्रथम भाव में बैठा होगा, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे। तो आपका जो स्वभाव है मेटेरियलिस्टिक होगा, आप दुनिया के सारे सुख सुविधाएं ऐशो आराम पाने की आपकी चाह होगी एट एनी कॉस्ट। आपके अंदर इमोशंस से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ध्यान होगा, जीवन साथी से भी ज़्यादा आपका जो सोचना है वो मेटेरियलिस्टिक गेन की तरफ होगा, सुख सुविधाओं की तरफ होगा, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, बाज़ार शॉपिंग करने गए तो सारा बाज़ार खरीद लिया। परंतु आपका जो जीवन साथी है वो केतु के प्रभाव के कारण वो अपना जीवन जो है संयमित तरीके से जीना चाहता है। वो अध्यात्म को भी मानता है, ईश्वर को भी मानता है, और वो जीवन के सच्चे पहलुओं को जानता है। तो आपके जीवन में और अपने जीवन साथी से शुरू में विवाह के बाद संघर्ष रहता है कुछ समय, क्योंकि आपकी विचारधारा और आपके जीवन साथी की विचारधारा में काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। परंतु यदि केतु नीच अवस्था में बैठा हुआ है तो विवाह का अलगाव भी रहता है, विवाह टूट भी सकता है। यदि शुक्र के नक्षत्र में है केतु तो शुक्र जो है विवाह को टूटने नहीं देगा, या शुभ ग्रह गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है सप्तम भाव पर, या शुक्र आपका उच्च का होकर बैठा मीन राशि में, तो भी विवाह को टूटने नहीं देते शुभ ग्रह। परंतु संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और संतान होने के बाद ये संघर्ष आपका लगभग समाप्त हो जाता है, और आपका जो मेटेरियलिस्टिक सोच है वो धीरे धीरे बदल जाती है, और आपका रुझान भी अध्यात्म की तरफ, अपने साथी के सोच को समझने की तरफ होता है। आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और जीवन में एक सामंजस्य बन जाता है। यदि आपका केतु के कारण किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, विवाह के बाद कोई कलेश है, वैवाहिक तनाव है, तो आप केतु के उपाय करें। गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन गणेश चालीसा पढ़े, गणेश जी की आरती करे और गणेश जी को लड्डू और दूर्वा घास का भोग लगाए।
तो आपके जो केतु के कष्ट है ये कम होंगे। और कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को रोटी खिलाए, चावल खिलाए या दूध रोटी खिलाए, जो वो पसंद करता हो उसको खुश रखे, उसे खिलाए, बिस्कुट खिलाए, कुछ भी खिलाए और उसकी सेवा करे। ये कुत्ता आप पाल भी सकते हैं, यदि आप कुत्ता आपका घर में ऐसी व्यवस्था है तो कुत्ता आप पालोगे, कुत्ते की सेवा करोगे तो आपका जो है केतु जो है वो संतुलित हो जाएगा और फिर अच्छा फल देगा। तो कहने का मतलब है कि जीवन में शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा ज़रूर, परंतु बाद में संतान होने के बाद आपका जो है मैरिड लाइफ ये संभल जाती है और स्थिति कंट्रोल में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बात की सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों की चर्चा करी है, किस प्रकार का जीवन साथी होगा, किस प्रकार का जीवन साथी का स्वभाव होगा, कैसा करियर होगा, कैसे आपके भाग्य को प्रभावित करेगा, ये सब चर्चा मैंने आज की है। तो अब मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।